हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, आइए जल्दी से देख लेते हैं हमारा टॉपिक और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इन्हीं सारे राइट्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं, कुछ ये राइट्स दिए गए हैं, इन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226। तो अब ये दो आर्टिकल कौन से हैं? तो आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, आर्टिकल नंबर 226 हाई कोर्ट के लिए है। आइए सेशन को स्टार्ट करें। आज के सेशन में हम काफ़ी सारी क्या, जितनी भी रिट्स हैं उन रिट्स को डिस्कस करेंगे और सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग की गई है इस तरीके से कि हम एक चीज़ से तो बहुत अच्छे से एग्रीड होते हैं और वो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स कुछ इम्प्रेसिव लिस्ट दी गई हैं। ठीक, बट मेयरली राइटिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ राइट्स इज नॉट इनफ। क्या आप ये बताइए, फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ होना ही काफ़ी है या फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं बट अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में कुछ स्टोरीज़ पढ़ी थी, जैसे हमने मशाल की स्टोरी पढ़ी थी, उसके अलावा हमने वुमेन न्यूज़ रीडर्स की स्टोरी पढ़ी, स्वदेश की स्टोरी पढ़ी। यहाँ से हम ये सीखते हैं कि अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स का तो कहीं ना कहीं तक एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा और इसी के साथ साथ राइट्स का वायलेशन होता रहेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि देयर हैज़ टू बी अ वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस एंड डिफेंडेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दीज राइट्स। कुछ ऐसे तरीके होना ज़रूरी है कि इन राइट्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, कोई भी एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अच्छी तरीके से दिया गया है उतनी ही अच्छी तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा क्या किया जाए, फ्रेमर्स ने सोचा होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन हो, और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को डिफेंड कैसे कर पाएगा? अगर किसी के राइट कहीं ना कहीं तक वायलेट हो रहे हैं तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा इन सारे अटैक से, या फिर राइट्स पर जब अटैक किया जा रहा है तो कैसे डिफेंड किया जाएगा? ठीक, इसके लिए हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं। कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें अचीव्ड हो सकती हैं। मतलब कि राइट्स इम्प्लीमेंट भी होंगे, ठीक, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं तक डिफेंड भी किया जाएगा। और ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। अगर हम यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो इन्होंने कहा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो हार्ट एंड सोल होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि यहाँ पे इनका कहना ये है कि ठीक है, राइट्स तो हमने दे दिए, लेकिन कैसे हम सिटीजन्स को इन चीज़ों से एक तरीके से अवगत कराएं कि यार ये तो ज़रूरी है, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर जी को भी लगा होगा कि इक्वालिटी कैसे सस्टेन करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होंगी वो हार्ट और सोल होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब अगर कोई कभी वायलेशन करता भी है तो यहाँ से उसे ये ध्यान रहेगा कि अगर मैंने राइट्स का वायलेशन किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, आगे ये देखा गया कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट और सोल कहा गया है। तो इट इज़ बिकॉज दिस राइट्स गिव अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ सिटीजन को ये अधिकार देता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सके कभी भी जब भी उसके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो
तो अब क्लियर हुआ कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत सिटीजन के अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो इस आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेंगे यहाँ पर, तो कुछ ऑर्डर्स इशू करेंगे, कुछ डायरेक्टिव्स देंगे गवर्नमेंट को कि ये राइट्स का एनफोर्समेंट होना चाहिए। तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करेगी या हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी, इस चीज़ के लिए हमें कुछ रिट्स दी गई हैं। इन रिट्स को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या कहती हैं ये रिट्स। तो द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स। रिट्स क्या होती हैं अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो कोर्ट जो स्पेशल ऑर्डर्स इशू करता है वो होती हैं रिट्स। सबसे पहली है हैबियस कॉर्पस। ठीक, इसको ध्यान रखना अच्छे से। अब क्या कहता है हैबियस कॉर्पस? A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहा इन्होंने कहा कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जिसे भी आपने अरेस्ट किया है, ठीक है, इससे रिलेटेड राइट्स भी हम पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा जाकर वीडियो। जिस भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको क्या करना है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी है। ठीक, पहला पॉइंट हैबियस कॉर्पस का ये है। फिर ये क्या कहता है, इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट लॉफुल और सेटिस्फैक्ट्री। अब जब ये अरेस्टेड पर्सन कोर्ट के सामने आ गया और अगर कोर्ट ने देखा कि इसको जिस बेसिस पर, जिस ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है वो कैसा है, अनलॉफुल है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाए। क्लियर हुआ हैबियस कॉर्पस का मतलब? ये सिंपल सा पॉइंट है, आप चाहें तो ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। क्या कहा गया है कि हैबियस कॉर्पस के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहे कि अरेस्टेड पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए और अगर अनलॉफुल या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ग्राउंड्स तो उस बेसिस पर अरेस्टेड पर्सन को छोड़ दिया जाए। ठीक, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिट पर। नेक्स्ट रिट है मैंडेमस। ये रिट कब इशू होती है? देखो बहुत इजी है, सिंपल है, इसको समझते जाइए, इसको एनालाइज करेंगे जब आंसर्स को तो यूज करते जाइएगा। दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। मतलब अगर कोर्ट को ये चीज़ समझ में आती है या पता चलता है कि जो ऑफिस होल्डर है, मतलब एक तरीके से जो ऑफिस में है, वो लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें जो ड्यूटी दी गई है एक तरीके से कानूनी रूप से वो ऐसी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, एंड देयर बाय इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, और लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंडिविजुअल के राइट्स क्या होंगे, वायलेट होंगे। मतलब कि ऐसा समझना, कोई भी ऑफिस होल्डर है, वो कुछ वर्क कर रहे हैं, अगर उन्होंने उनका वर्क ऐसा है कि आपको ये वर्क करना है ताकि फंडामेंटल राइट्स लोगों के प्रोटेक्टेड रहें, अब ये लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये हुआ कि इंडिविजुअल के राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, या ये इंडिविजुअल के राइट्स को कहीं ना कहीं तक ट्रेसपास कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर ये मैंडेमस कोर्ट इशू करता है, ये रिट इशू करता है कि पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और इस वजह से इंडिविजुअल का राइट क्या हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, और उस बेसिस पर फिर प्रोसेस की जाती है आगे। प्रोहिबिशन याद रखना, ये रिट जो है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा इशू की जा सकती है। कब? जब लोअर कोर्ट यहाँ पर देखा गया कि कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मान लीजिए लोअर कोर्ट के पास कोई ऐसा केस आ गया जिसमें उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रही है बात। मान लो वो कोर्ट सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और यहाँ पे जो एक तरीके से केस है उसके लिए फांसी की सज़ा सुनाई जानी है, या ऐसे नॉर्मल कुछ भी समझ लो। तो जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आता है कि जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कंसिडर्ड, मतलब जो केस कंसिडर्ड किया है वो उसके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रहा है, उस टाइम पे प्रोहिबिशन रिट इशू की जाती है। क्लियर हुआ?
याद रखना, व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, लोअर कोर्ट ने ऐसे केस को कंसिडर किया है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ठीक, अब नेक्स्ट है क्यो वारंटो, इसको याद रखिएगा। अब अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ है, ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है, बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, मतलब कि ऐसे समझ लो कोई एक व्यक्ति है ए, ये इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक, ये इनकी चेयर बना दो और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोर्ट को पता चला कि ये जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं उसके लिए तो ये एंटाइटल्ड है ही नहीं, तो फिर क्यो वारंटो इशू किया जाएगा और उस पर्सन को रोका जाएगा फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर, कि आप उस पद के लिए नहीं हैं, आप उस पद पे हैं ही नहीं, तो आप उस कुर्सी को तुरंत छोड़ दें। ये है क्यो वारंटो। नेक्स्ट हम आते हैं सर्शियोररी। यहाँ पे इस रिट के अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे कोर्ट लोअर कोर्ट या अनदर कोर्ट को क्या करेगा, तो समझो अच्छे से, द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। मान लो कोई भी अथॉरिटी है, या तो कोई अथॉरिटी हो सकती है इसमें या लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट क्या होंगे, तो जैसे कि देखो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इस तरीके से काफ़ी सारे कोर्ट्स आते जाते हैं। इसको थोड़ा सा एक सेकंड रुकना, देखो, हाँ, तो ये यहाँ से लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर इसके अंतर्गत इस तरीके से ये जो कोर्ट्स हैं, तो ये कोर्ट इन कोर्ट्स को इशू करेगा या अनदर अथॉरिटी को इशू क्या करेगा, इसको समझ लो। तो ये इनको कहेंगे कि जो आपके पास पेंडिंग मैटर हैं वो आप हायर अथॉरिटी को भेज दीजिए। ठीक, ये है सर्शियोररी। ठीक, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या सिर्फ जुडिशरी में ही राइट्स दिए गए हैं या उसके अलावा और राइट्स हैं? तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी राइट्स हैं। तो जुडिशरी के अलावा और भी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है या प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स किया जाता है, जिसमें हमने कुछ कमीशंस बनाए हैं। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन ऑन स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सभी के लिए कमीशंस हैं और ये कमीशंस देखते हैं कि कहीं ना कहीं तक इनकी राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक, ये इंस्टीट्यूशंस वुमेन, माइनॉरिटीज़ या फिर दलित्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो भी फंडामेंटल या अदर काइंड्स ऑफ राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरीके से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ था और इसी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी काफ़ी सारे राइट्स हमें दिए गए हैं और ये राइट्स इसलिए हैं ताकि फंडामेंटल राइट्स का अच्छे से प्रोटेक्शन किया जा सके। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको समझ आया होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।